बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान आज एक बेयकीनी किसी कैफियत में, किसी को नहीं पता कि अगली सुबह क्या होने वाला है। हम सुनते आते थे कि भाई पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन जो है बेयकीनी मुल्क की इकॉनमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर उसका कोई अमली नमूना अगर किसी को देखना है तो वो आज के हालात पाकिस्तान के देखे कि हर एक घंटे के बाद एक ऐसी बात आती है जिससे मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाए। आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नुकसान कर रहा है, क्रैश कर रहा है। आपको पता है कि बिजनेसेस जो हैं वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गए हैं। आपको पता है कि नई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल कर बाहर जा रही है। ऐसे हालात में कौन अपना पैसा लगाएगा, कौन अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा? तो एट दिस मोमेंट अगर सारी सियासत में, सारी पॉइंट स्कोरिंग में सुबह से लेकर रात तक और रात से अगली सुबह तक हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातें एक दूसरे को चोर, डाकू और एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हुए हैं, और रात को जो है वो विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होकर उसके बाद सो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे नुकसान मुल्क का हो रहा है, नुकसान आवाम का हो रहा है। इसलिए कि इस तमाम गुफ्तगू में, इन तमाम कार्रवाइयों में आवाम की कोई बात नहीं हो रही है। 25 करोड़ लोगों की कोई बात नहीं हो रही। किसी को ये फिक्र नहीं है कि किसके घर में भूख है, किसी को फिक्र नहीं है कि कहाँ पर किसी को दवा चाहिए, किसी को स्कूल चाहिए, किसी को रोटी चाहिए, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। किसी हुक्मरान तबके को, किसी अपोजिशन की जमातों को, पार्लियामेंटेरियंस को, किसी को ये फिक्र नहीं है। सबको ये फिक्र है कि किस तरह से, अपोजिशन वालों को ये फिक्र है कि हुकूमत कैसे गिराएं, हुकूमत वालों को ये फिक्र है कि किसी तरह से अपोजिशन को किस तरह से बंद करें, चोर कहें, डाकू कहें, बंद करें। इस तमाम मामले में अगर किसी की पहली जिम्मेदारी आती है तो यकीनन वो हुकूमत वक्त की आती है कि हुकूमत वक्त ऐसे हालात पैदा करें, ऐसी बातें करें, ऐसा माहौल पैदा करें जहाँ पर रिकन्सिलिएशन हो, जहाँ पर तमाम जो कि जीती हुई जमातें पार्लियामेंट में बैठी हैं उनको साथ लेकर मुल्क के लिए कोई काम किया जाए। लेकिन गज़ब खुदा का कि वज़ीर आज़म जब भी बोलते हैं, जब भी बात करते हैं, सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आखिरी जो उनकी तकरीर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद, उन्होंने सबको डाकू कह दिया, चोर कह दिया, सबको करप्ट कह दिया। अब मसला ये है कि भाई वज़ीर आज़म अगर कौम को ये बता रहे हैं कि फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ चोर है, तो उस चोरों को पकड़ेगा कौन, उन डाकुओं को पकड़ेगा कौन? अब क्या यूनाइटेड नेशन की फ़ौज बुलानी है क्या यहाँ पाकिस्तान में? भाई अगर या तो हमें बताओ नहीं तो हम तसल्ली से सो जाएंगे कि भाई आपको पता ही नहीं कि ये चोर हैं, डाकू। लेकिन जब आप हमें बता रहे हो कि ये चोर हैं, डाकू हैं, अबे तो चोरों को पकड़ेगा कौन? भाई वज़ीर आज़म ही जब कंप्लेन कर रहा है तो फिर ये मुल्क के 25 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? आपने तो ये कहकर, बार बार ये कह कर के फलां चोर है, डाकू, और वो आराम से फिर रहा है, तो आपने तो इस मुल्क के लोगों की होप, जो उम्मीदें हैं, उसको आपने फारिग कर दिया। मैं कोई और जुमला कहना चाहता हूँ, लेकिन फारिग कर दिया है। अब हम किससे फरियाद करें कि आपको पता है और आप कुछ कर नहीं सक रहे? तो खुदा के वास्ते वज़ीर आज़म साहब, बड़ी मौदबाना गुजारिश है कि ये चोर डाकू जिनको आप कह रहे हैं, इनको लोगों ने वोट देकर असेंबलियों में पहुंचा दिया है। आप इनके साथ बैठें, खुदा के वास्ते आप इनसे बात करें और आवाम के लिए बात करें, अपने लिए बात ना करें। मैं जानता हूं कि आपकी ईगो, आपकी अना बिल्कुल सुप्रीम है, लेकिन आप इनके साथ बैठकर मुल्क में रिफॉर्म्स की बात करें। सबसे पहले आप अगर आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो इस मुल्क के इलेक्शन के प्रोसेस को ऐसा बना दें कि जहां पर एक आम आदमी का एतमाद आ जाए कि मेरा वोट जिधर मैं डालूंगा वहीं से निकलेगा और मेरा वोट ज़ाया नहीं होगा। तो उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है, और उस इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए आपको इन तमाम जिनको आप चोर डाकू कह रहे हैं ये असेंबलियों में मौजूद, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात आप ये करें खुदा के वास्ते कि देखें, इस मुल्क में उस वक्त तक भलाई नहीं आ सकती, आप भले फरिश्ते लेकर आ जाओ। क्यों?
उस वक्त तक भलाई नहीं आ सकती जब तक आप आइन में लोकल गवर्नमेंट का एक चैप्टर इंक्लूड ना करो। मुल्क में अभी प्रॉब्लम क्या है कि वजीर आजम आता है, ओथ उठाता है, काम शुरू कर देता है, क्योंकि आइन में उसके काम करने के सारे तरीके लिखे हुए हैं। वजीर आला आता है, इलेक्ट होता है, आता है, अगले दिन से काम शुरू कर देता है, इसलिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सारे रूल्स ऑफ बिजनेस लिखे हुए आइन में लिखे हुए हैं। मसला कहाँ आता है? जब आपके पास लोकल गवर्नमेंट का कोई आदमी आता है, अगले दिन से उसको पता ही नहीं, इख्तियारात की जंग छिड़ जाती है, मसाइल आ जाते हैं कि भाई मेरे पास ये है, ये नहीं है। इसलिए कि आइन ने सिर्फ 4 लाइनें लिख दी हैं आर्टिकल 140A। उस 4 लाइनों को वजीर आला प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उसकी तशरीह करते हैं और उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो पाकिस्तान के लोगों की दहलीज़ों तक मसाइल के हल को पहुंचाने के लिए आइन में लोकल गवर्नमेंट का एक चैप्टर इंक्लूड करना लाजिम है। जिस तरह से वफाकी हुकूमत का वफाक की को चलाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट का चैप्टर है, सूबाई गवर्नमेंट का चैप्टर है, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट का आइन में एक चैप्टर इंक्लूड होना चाहिए। अब ये करेगा कौन? आसमान से फरिश्ते तो आएंगे नहीं, यही इसी पार्लियामेंट ने करना है। पार्लियामेंट उस वक्त कर पाएगी जब आपस में मिलकर बैठ के बात करेंगे। ये हैं अवामी मसाइल, ये हैं अवामी इशूज़, जिनसे फिर आप हेल्थ रिफॉर्म करो, आप जुडिशरी रिफॉर्म करो, फिर आप एजुकेशन रिफॉर्म करो। खुदा के वास्ते 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में जिनकी उम्र स्कूल में जाने की, वो स्कूलों से बाहर हैं। 2.5 करोड़ की आबादी वाले दुनिया में 165 मुल्क हैं जो कि 2.5 करोड़ से कम की आबादी के, यानी हम इस मुल्क में जाहिल बच्चों की हमारी जो तादाद है वो 165 मुल्कों से बड़ी तादाद है। हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? कोई बात नहीं कर रहा है इसके ऊपर। 44% स्टंटेड ग्रोथ है कि बच्चे का दिमाग नहीं बढ़ रहा ड्यू टू न्यूट्रिशन, उसको पानी नहीं मिल रहा, उसको ग़िज़ा नहीं मिल रही। फिर सबसे बड़ी बात कि हमारे पास पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हैं, हमारे पास एजुकेशन रिफॉर्म नहीं है, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म नहीं। ये वो काम है जो करने वाले हैं जो कि आवाम का जिनसे ताल्लुक़ है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन अपनी लड़ाई ख़त्म करने का नाम नहीं ले रहे। अभी तो इस महीने में के कैलेंडर में मुख्तलिफ डेट्स अभी लगी हुई हैं कि भाई फ़लाँ दिन मुजाहरा होगा, लड़ाई होगी, फ़लाँ दिन जुलूस निकलेगा, लड़ाई होगी। तो 2.5-3 साल ऐसे गुजर गए और अगले पता नहीं 2 साल भी इसी चक्कर में गुजर जाएं। एक सेकंड के लिए सोचें, ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, इस तरह की हुकूमत, इस तरह की हुक्मरानी के ऊपर ये ब्यूरोक्रेसी तो एक फाइल साइन नहीं करेगी। उनको नहीं पता कि भाई आज हम इस हुकूमत की बात मानेंगे, कल को पता नहीं ये होंगे भी नहीं होंगे। हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है, आपको एतमाद देना पड़ता है ना। एक बात और मैं करना चाहता हूँ, कि इतना नादिर मौका था, कराची की जो पार्टी है MQM, जिसके पास 7 सीटें थीं, 7 सीटें हैं, उनको वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट चाहिए था। आपको पता है कि कितनी थिन मेजॉरिटी है उनके पास। इस एतमाद के वोट बिल्कुल उनको देते, लेकिन वज़ीर आज़म से एक गुजारिश करते कि वज़ीर आज़म साहब, हमारे शहर की आबादी कम गिनती गई है और आपकी फेडरल कैबिनेट ने एक फ़ैसला कर लिया है जो कि उसी गलत आबादी को इंडोर्स कर दिया है। खुदा के वास्ते आपके हाथ में है, ये किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में वज़ीर आज़म साहब। इस डिस्प्यूटेड आबादी को डिस्प्यूटेड रहने दें। फेडरल कैबिनेट के डिसीजन को आप जो है वो मुअत्तल करें और 5% आइन में जो ऑडिट लिखा हुआ है उस ऑडिट को करवा लें। कराची के लोगों का मसला हल हो जाता। ये तो इतनी मुनासिब बात थी और आराम से वज़ीर आज़म से इस मौके पे, जबकि वज़ीर आज़म को एक वोट चाहिए, आपके पास 7 वोट थे, आप ये काम आसानी से आराम से करवा सकते थे। लेकिन अफसोस की बात है, वही पुरानी जो है वो डिमांड लिस्ट, वही पुरानी तकरीर, ये मौका भी हाथ से जाने दिया, ये मौका भी हाथ से चला गया और कराची के लोगों की गलत आबादी के ऊपर एंडोर्समेंट जो हुई हुई है वो गलत ही रह गई है। ये बहुत बड़ा नुकसान है कराची के लोगों का। कराची की आबादी अगर सही गिनेंगे तो कराची की सीटें बढ़ेंगी, कराची को पानी ज़्यादा मिलेगा, कराची को पैसे एजुकेशन के ज़्यादा मिलेंगे, हेल्थ के ज़्यादा मिलेंगे। और कराची की जो पॉपुलेशन है वो इतनी पॉपुलेशन है कि सिंध की पॉपुलेशन का आधा इंसान कराची में रह रहा है, 50%। कराची जो जीतेगा फिर वो सिंध में हुक्मरानी करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आज की नुमाइंदा जमातें हैं, इनको ये मौका था, ये मसाइल हल कर सकते थे। पाक सरजमीन पार्टी लोगों से ये कहना चाहती है, सारी पार्टियां फेल हो गई हैं। हमारे पास ही इस शहर कराची से लेकर कश्मीर तक
اور کشمیر سے کشمیر تک پاکستان کے لوگوں کے حالات کو بدلنے کا فارمولہ ہے. ہم نے پریکٹیکلی اس شہر کو چلا کر دکھایا ہے جو کہ 122 ملکوں سے بڑا شہر ہے. ہمارے پاس کام کی لیگیسی ہے, ہمارے دامن پہ کوئی کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے. الحمدللہ ہم پر الزام لگا سکتے ہیں, ثابت نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کراچی جیسے شہر کو بنا کر دکھایا ہے. آج ہمارے پاس یہ ریفارم کا ایجنڈا پورا موجود ہے. میں تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ پاک سے زمین پارٹی کا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں صحیح معنوں میں, حقیقی معنوں میں تبدیلی, جو کہ گھروں پہ لوگوں کے حالات چینج ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ پاک سے زمین پارٹی ہی لے کر آئے گی. آپ کا بہت شکریہ. ہم کوئٹہ میں 19 تاریخ کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے لوگ بڑی تعداد میں کوئٹہ کے جلسے میں انشاءاللہ تعالیٰ شریک ہوں گے. اچھا 2.5 سال ہو گئے موجودہ حکومت کو, اور 2.5 سال سے ہم آپ سے بھی سن رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم کو یہ بار بار مشورہ دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے تو پالیسی بنائیں. موجودہ حکومت کی پالیسی کوئی سمجھ آتی کہ 2.5 سال تو ہو گئے ان کو, تو کیا چاہتی کیا ہے حکومت, کس طرح کر رہی ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کی پالیسی موجودہ حکومت کو بھی سمجھ میں نہیں آتی شاید, اور مجھے تو میں کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی, لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ سب سے پہلی بات ہے جو حکومت ہوتی ہے, جب حکومت میں جب آ جاتے ہیں تو آپ جھک جاتے ہیں. آپ جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ ملا کر چلتے ہیں, آپ لڑائی نہیں کرتے. لڑائی تو اپوزیشن کرتی ہے. یہاں تو حکومت خود سے لڑائی کے مواقع ہر دن نئے لڑائی کے مواقع دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں, جیسے بھی لوگ ہیں, وہ خود اس روش سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے. اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ملک اس طرح سے لڑائی کر کے نہیں چل سکتا. یہ بادشاہت نہیں ہے. یہاں پر اس ملک کے جمہوری نظام کو چلانے کے لیے آپ کو ایک انکلوزیو پالیٹکس کی ضرورت ہے, جس سے ملک آگے چلتا, آگے جاتا. آپ کو قانون سازی کی ضرورت ہے. لیکن ویری انفارچونیٹ کہ اس ملک ابھی تک جو یہ حکومت اس روش پہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب لوگوں کو وہ چور کہتی ہے, اپنے علاوہ سب لوگوں کو ڈاکو کہتی ہے, جبکہ وہ سب لوگ بھی الیکٹڈ لوگ ہیں. جبکہ ہمارے بھی بڑے اعتراضات ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی اعتراضات ہیں, ہمیں پی ایم ایل این سے بھی بڑے اعتراضات ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی آج ان کو لوگوں نے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا ہوا ہے. ہم لوگوں کے ووٹوں کی قدر کرتے ہیں. آپ نے یوم تاسیس کے جلسے کا اعلان کیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ریوائول کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے؟ کون سی ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں؟ کس نے, کون سی والی ایم کیو ایم نے جلسے کا اعلان کیا ہے؟ پاکستان نے سر. ایم کیو ایم پاکستان کا یوم تاسیس تو 23 اگست نہیں ہے, 18 مارچ تو الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم کا یوم تاسیس ہے. یہ جو 18 مارچ ہے جو ایم کیو ایم بنائی تھی, وہ تو الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم ہے. یہ والی جو ایم کیو ایم ہے یہ تو 23 اگست 2022 جب وہ ٹھاکر 22 تاریخ کو لے کر گئے تھے 2016 میں, جو ٹھاکر لے کر گئے تو 23 تاریخ کی صبح جب انہوں نے چھوڑا ہے تو 23 تاریخ کی صبح ایم کیو ایم بنی ہے. تو ان کا یوم تاسیس تو 23 اگست ہونا چاہیے. 18 مارچ تو ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی یوم تاسیس ہے. تو یہ نہیں پتا کہ لندن کی یوم تاسیس منا رہے ہیں, پاکستان والی بنا رہے ہیں. اگر لندن والی ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر پاکستان والی ہے تو ان کی تو یوم تاسیس جو ہے وہ, ان کا تو یوم تاسیس جو ہے وہ 23 اگست سے ٹھاکر 22 تاریخ کو لے کر گئے تھے, اور 23 تاریخ کو جو ہے وہ یوم ایم کیو ایم پاکستان بنی ہے. آپ بار بار ٹھاکر کے لے جانے کی بات کریں, جس کو ٹھاکر لے کے گیا تھا وہ 23 کو چھوڑا, وہ تو ہے ہی نہیں آج ایم کیو ایم پاکستان. تو پھر تو بنتی ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یہ تو پھر 23 کو بھی نہیں بنتی, پھر تو 23 کو بھی نہیں بنتی, اس کا مطلب ہے. بہرحال نشتر پارک تو میں تو ہماری گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے جب ہم جلسہ کرتے ہیں باغ جناح میں, وہاں پارکنگ کرتے ہیں ہم. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.